गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम वाक्य पार्ट 1 को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम वाक्य के अनिवार्य तत्व, उसके अंग और वाक्य भेद को समझेंगे। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। तो इसे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन की बटन को आपने यदि प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए समझते हैं हम वाक्य को। परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहेंगे कि शब्दों का क्रम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। तो व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो यह क्या होगा? बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है। मैंने जो बोला आपको बिल्कुल वाक्य समझ आ रहा है। पर यदि इसी को मैं बोलूं कि है, मैं, सुन, आप, मुझे, तो क्या आपको लगता है ये जो मैंने वाक्य जो का दोहराया है दोबारा, तो क्या ये व्यवस्थित है? आप भी बोलेंगे अरे यार मैम क्या बोल रही है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। सबका खिचड़ी बना के रख दिया है मैम ने। तो और आपके दिमाग को ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ और आप समझना क्या चाहते हैं। तो यही होता है वाक्य किसे कहते हैं कि जब हम शब्दों का जो क्रम है, सार्थक शब्दों का क्रम जो है व्यवस्थित रखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और कोई भी वाक्य के लिए, वाक्य होने के लिए उसके कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व को। पहला है सार्थकता। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। वाक्य होने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो बिल्कुल सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए, तभी वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने हो सकता है इसके पहले वाक्य तो कई बार पढ़ा होगा, मगर इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको सारी चीजें एकदम क्लियर समझाऊं, है ना? तो बिल्कुल ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिए। सार्थकता पहला क्या है कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। वाक्य के लिए आवश्यक है, उसका अनिवार्य तत्व है। अगला है योग्यता। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है वो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ प्रकट करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा चाय खाई, आपको यह वाक्य सही लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप तो कहेंगे कि मैम चाय खाई नहीं, बल्कि चाय क्या की जाती है? पी जाती है, क्योंकि प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। तो ये होता है कि यदि वाक्य है तो वाक्य में उसकी योग्यता होनी आवश्यक है। अगला समझते हैं अनिवार्य तत्व। अगला है वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होना चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। कहने का मतलब ये है कि आप यदि किसी वाक्य को बोल रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कुछ उसमें छूट रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा पत्र लिखता है, इस वाक्य में आपको लग रहा होगा कि क्रिया का कर्ता कौन है, आपको जानने की इच्छा हो रही होगी कि भैया पत्र तो लिख रहा है, मगर कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, एकदम अधूरा सा है ना। अगर इसी बात को अगर हम ये लिखते हैं कि मोहन पत्र लिखता है, तो अब आपको क्या हो जाएगा? वाक्य बिल्कुल आपको सार्थक लगेगा। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आप पत्र लिखते हैं, मोहन पत्र लिखता है, तो यह वाक्य क्या होगा? पूर्ण रूप से सार्थक होगा। तो यह क्या कहलाएगा? वाक्य के जो अनिवार्य तत्व के अंतर्गत उसका क्या होगा? ये आकांक्षा होगी। चलिए अगला है वाक्य का अनिवार्य तत्व निकटता। बोलते हैं या लिखते समय आपको क्या करना है
कि वाक्य के जो शब्दों में परस्पर निकटता का होना आवश्यक है। ठीक है, वाक्य तभी वाक्य कहलाता है जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उस समय शब्दों का क्या होना चाहिए, परस्पर उसकी निकटता होनी चाहिए। रुक रुक कर लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनते हैं। और उसमें वाक्य के पद जो है वो निरंतर प्रवाह में होने चाहिए, पास पास बोले जाने चाहिए या लिखे जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप वाक्य में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए और क्रम से होना चाहिए और धारा प्रवाह होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें शब्दों की निकटता है, बिल्कुल परस्पर और धारा प्रवाह है। मगर इसी शब्द को, इसी वाक्य को यदि मैंने कहा कि हमें, फिर 2 मिनट बाद फिर बोला कि अपनी, फिर 2 मिनट बाद बोला मंजिल, फिर को, फिर मैंने 2 मिनट बाद बोला पाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि मेरा वाक्य पूर्ण रूप से सही है? बिल्कुल नहीं लगता ना। आप मेरे बात को सुनना भी नहीं चाहेंगे और आप मेरे वाक्य को समझना भी नहीं चाहेंगे। तो यही होता है कि जब आप किसी वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं तो वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो परस्पर हो, रुक रुक कर उसका इस्तेमाल ना किया जाए और पास पास उसे बोला या लिखा जाए, बिल्कुल धारा निरंतर प्रवाह की तरह। चलिए, अनिवार्य तत्व अगला समझते हैं। वाक्य का अगला अनिवार्य तत्व है पद क्रम। वाक्य में जो पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, सुहानी है रात होती चांदनी। आपको लग रहा है इसमें पद का क्रम व्यवस्थित है? बिल्कुल नहीं ना। पद का क्रम व्यवस्थित बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप जब व्यवस्थित करेंगे इसी क्रम को तब क्या होगा, चांदनी रात सुहानी होती है। और इसके पहले जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा, सुहानी है रात होती चांदनी। बड़ा बेढंगा सा हमको ये क्रम लगा। मगर इसी क्रम को जब हमने क्या पढ़ा या क्या लिखा या क्या समझा, चांदनी रात सुहानी होती, तो ये क्रम हमको क्या लगा, व्यवस्थित लगा। तो यह एक अनिवार्य तत्व है वाक्य का कि वाक्य में क्या होना चाहिए, जो पद क्रम होना चाहिए वो निश्चित क्रम में होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अगला जो है इसका वाक्य का अनिवार्य तत्व वो है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल खाना। वाक्य में जो भी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ क्या होना चाहिए, ठीक ठीक मेल होना चाहिए। बेमेल जैसा नहीं होना चाहिए। बेमेल जैसा होगा तो वो वाक्य वाक्य नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा बालक और बालिका गई, आपको लग रहा है कि ये वाक्य बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, क्योंकि कर्ता और क्रिया का जो अन्वय है, जो मेल है, वो ठीक नहीं है। अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालक और बालिकाएं क्या हुए, गए। तो इस तरह हमने क्या देखा, वाक्य के अनिवार्य तत्वों को देखा। चलिए अब हम वाक्य के अंग को पढ़ लेते हैं। आपने यदि इसके पहले कोई कंपटीशन एग्जाम दी हो तो आपको पता होगा कि हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार प्रश्न किए जाते हैं। उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको न्यू टाइप दे दिया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है या इस वाक्य में विधेय क्या है। आपने यदि कंपटीशन एग्जाम दी है तो आपको पता है, और नहीं दी है तो भी कोई बात नहीं। आज को मैंने पहले ही कहा है कि आज का जो वीडियो है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए वाक्य के अंग को समझते हैं, जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में इससे सवाल किए जाते हैं। तो वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, सब्जेक्ट, जिसके उद्देश्य किसे कहेंगे, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, मीना नाचती है। इसमें क्या होगा, किसके बारे में बता रहे हैं हम, अनुराग के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, मीना के बारे में बता रहे हैं। तो अनुराग और मीना क्या होंगे, विषय में बताया जा रहा है, अतः क्या होगा, यह उद्देश्य होगा। याद रखिएगा, भूलिए नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा उद्देश्य और उद्देश्य को, क्योंकि बार बार कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि इसमें से उद्देश्य को छाटिए। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और यहाँ पर जो अनुराग और मीना है इनके विषय में बताया जा रहा है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। और इसके अंतर्गत क्या होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता जो व्यक्ति का विस्तार क्या होगा, परिश्रम करने वाला होगा, और यही उसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। अगला देखिए विधेय। अब हम दूसरा जो वाक्य का अंग है वो देख लेते हैं, वो क्या है, विधेय। विधेय क्या होगा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है यह क्या होगा, विधेय होगा। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि वाक्य के उद्देश्य को अलग करके जो कुछ भी बच जाता है शेष, वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। वाक्य के अंग के अंतर्गत उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। मगर विधेय क्या कहते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और जो उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी शेष बच जाता है उसे, वह क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बड़े ही आसानी से आपको वाक्य के जो दोनों अंग है वह समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम वाक्य भेद को समझ लेते हैं। वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर हम वाक्य का भेद देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला वाक्य भेद देख लेते हैं। पहला है विधानवाचक या सरल वाक्य। किसे कहेंगे, विधानवाचक या सरल वाक्य। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उनके उदाहरण, एक प्रकार के उदाहरण के द्वारा मैं सभी जो प्रकार है उसके उदाहरण को आपको समझाते चलूं। पूरा मैं प्रयास करूंगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बड़ी सरलता से आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो चलिए विधानवाचक को समझते हैं। विधानवाचक या सरल वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, विधान या सरल वाक्य कहते हैं। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता और एक ही क्या होता है, कर्म होता है। यहाँ कर्ता गलत लिख चुका है, आप सही कर लीजिएगा। ता के ऊपर र की रेप लिख लीजिए। तो यहाँ क्या होता है, वह वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता और एक ही क्या होता है, उसका कर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, सरल या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने दूध पिया, वह बाजार जाता है, सीता नाच रही है। आपको पता है मैंने दूध पिया एक ही करता है मैंने, और उसकी क्रिया क्या है, दूध का पीना। वह बाजार जाता है, सीता नाचती है। आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, मुझे इसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं लग रही है। अगला है जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद है वो है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में क्या होता है, किसी कार्य को नकारा जाता है वहां पर क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे हमने ऊपर में उदाहरण पढ़ा कि मैंने दूध पिया, अब मुझे इसे नकारना है तो क्या होगा, बिल्कुल सही, मेरे बोलने से पहले आप समझ गए हैं कि यदि हम नकारेंगे तो क्या होगा, मैंने दूध नहीं पिया, वह बाजार जाता है। यदि आप नकारात्मक बनाओगे तो क्या होगा, वह बाजार नहीं जाता है। सीता नाच रही है का क्या होगा, बिल्कुल सही, सीता नहीं नाचेगी। चलिए अगला जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है उसे समझते हैं। अगला जो वाक्य भेद है वह है आज्ञावाचक वाक्य। इस वाक्य में क्या होता है, किसी को आज्ञा या फिर उपदेश देने का भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहेंगे आप, जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या उपदेश देने का भाव हो उसे क्या कहेंगे आप, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोशिश करूंगी मैं एक उदाहरण को लूं और उससे सभी आपको वाक्य के जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है उसको मैं समझाऊं। तो जैसे हमने कहा मैंने दूध पिया, तो आज्ञावाचक बनाना है तो वो क्या होगा, आप दूध पियो, आप ऑर्डर दे रहे, आप आज्ञा दे रहे, उपदेश दे रहे हैं। सीता नाचती है, उसका क्या होगा, यदि आप सीता को आज्ञा देंगे तो क्या होगा, सीता नाचो। वह बाजार जा रहा है, उसको यदि आप आज्ञा दोगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही, कि तुम बाजार जाओ। चलिए अगला जो प्रकार है उसे समझते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य।
इस वाक्य में किसी के द्वारा किए गए प्रश्न का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, उदाहरण फिर वही, आप यह माफ कीजिए, मैंने दूध पिया, ये क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या आपने दूध पिया, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। तुम बाजार कैसे जाओगे, क्या सीता नाचेगी, इसमें आपको स्पष्ट उदाहरण से समझ आ रहा है कि सबसे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। और जहां पर प्रश्न किया जाता है वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चलिए अगला जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है उसे समझ लेते हैं। अगला जो वाक्य है भेद है वह इच्छावाचक वाक्य। इस वाक्य में किसी को आशीर्वाद या शुभकामना देने का क्या होता है, भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आशीष या शुभकामना देने का भाव हो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप बार बार इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुहागन रहो। इंग्लिश में भी आप काफी बार बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। अभी हमारी स्वतंत्रता जो दिवस गया, इसके लिए आप लोगों ने काफी लोगों को मैसेज किया होगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये सारी चीजें जब हम किसी को शुभकामना या आशीष देते हैं तो वह क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। और हमने पहले ही कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो ऊपर जो हमने उदाहरण जो पढ़े हैं उसी को हम क्या करें, सभी जो वाक्य के भेद है उसमें मैं आपको समझाऊं। तो जैसे ये है, सीता नचती है, यदि आपको इच्छावाचक वाक्य बनाना है तो क्या होगा, मेरी इच्छा है कि सीता नाचे। ठीक है, इसी तरह आप दो और उदाहरण का आपसे बिल्कुल बन जाएगा, आप बिल्कुल बना लीजिएगा। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में माफ कीजिए संदेह नहीं है, संदेह है। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्या होता है, संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि वह काम होगा या नहीं होगा, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको डाउट होता है, तो वह क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने ऊपर जो उदाहरण जो लिखे हैं उसी को समझेंगे। शायद ही वह बाजार जाए, लग रहा है ना आपको, बिल्कुल कंफर्म है क्या वो बाजार जाएगा, बिल्कुल नहीं, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित नहीं है, बिल्कुल अनिश्चित है, डाउट है, संदेह है कि शायद ही वह क्या होगा, बाजार जाएगा। हो सकता है सीता नाचे, शायद ही वह दूध पिए। तो जहां पर हम क्या करते हैं, संदेह की स्थिति में होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला समझते हैं। अगला अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वह है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे विस्मय वाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो यह जो वाक्य होता है, इन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव होता है। और इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, आहा, वाह, अरे, हाय, छी आदि शब्द क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इन शब्दों के जुड़ने के साथ साथ जो ये विस्मय आदि शब्द जो जुड़ने के साथ साथ इनके आगे क्या होता है, विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है वो लगाना आवश्यक होता है। जैसे वह सीता नाचती है, हमने देखा वह के बाद में हमने क्या किया है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया है। आह, वह बाजार माफ कीजिए, अरे वह क्या हो रहा है, बाजार जा रहा है। तो इस तरह यानी जहां पर हमें क्या होता है, किसी भी कार्य को करते हुए देखने पर हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, घृणा होता है, या फिर क्रोध आ जाता है, शोक हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। जैसे हमने कहा, हाय वह मारा गया, हाय मैं लूट गया, अरे कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है। तो ये सारे जो वाक्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला जो वाक्य है उसे हम समझ लेते हैं। जो वाक्य का प्रकार है, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्या होता है, संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वह क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण को ही हम समझते हैं। यदि वह चाहे
तो सीता नाचेगी। संकेत कर रहे हैं कि यदि वह चाहे तो सीता क्या कर सकती है, नाच सकती है। यानी एक क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है। तो वह क्या कहलाएगा, संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा ये देख लीजिए, इसी का एग्जाम्पल, अगर वह चाहे तो वह बाजार अवश्य जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि एक क्रिया क्या हो रही है, दूसरे क्रिया पर निर्भर है। हम संकेत कर रहे हैं कि अगर वो चाहे तो बाजार जा सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, वाक्य को समझा, उसकी परिभाषा को समझा, साथ में उसके अनिवार्य अंग को देखा, वाक्य के भेद को देखा, साथ में रचना के माफ कीजिए अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के प्रकारों को देखा। और मैं आपको बिल्कुल बता दूं, यदि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आता है। और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मगर हाँ, घर पर रहिए और सुरक्षित